नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए हम आज के इस क्लास में देखने वाले हैं अगला टॉपिक, और अगले टॉपिक के अंतर्गत हम देख रहे हैं कृषि कीमत एवं कीमत नीति। तो जैसे कि हमारा जो है एमपीपीएससी पेपर 2 के अंतर्गत जो है पार्ट बी चल रहा है, और कृषि से संबंधित जो सारी चीज़ें यानी कि मुद्दे और पहल के अंतर्गत हम जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं। और उसके पहले हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं, और बाद में हम देखेंगे कंप्लीट रूप से उसकी कुछ समस्याएं और जो पहल है। देखिए हम पहल ऑलरेडी अभी देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी कृषि में सुधार से रिलेटेड। तो आगे जब हम आंसर लिखेंगे उससे संबंधित, तो वहाँ ये चीज़ें हमारी काम आने वाली। तो बेसिक तौर पर हम जानने वाले हैं धीरे धीरे सारी चीज़ें, और फिर बाद में हम जो है जो अगला टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। An Academy. Let's crack it. तो जो कृषि कीमत है, कृषि कीमत को यहाँ हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर प्राइस, और जो कीमत नीति है जिसे हम बोलेंगे प्राइस पॉलिसी। तो कृषि उत्पाद की जो कीमत है उसको जो है कृषि कीमत कहा जाता है। और कृषि कीमतें जो होती है विभिन्न वस्तुओं के विनिमय मूल्य का निर्धारण करती है, मतलब जो एक्सचेंज जो प्राइस होता है उसका निर्धारण करती है कीमत। उनमें प्रारंभिक संबंध जो होता है प्रदर्शित करती है। कृषि कीमतों के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि मंडी कीमत हो सकती है, इसके अलावा सामान्य कीमत हो सकती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य हो सकता है, वसूली खरीद मूल्य हो सकता है, आवंटन मूल्य हो सकता है। तो इन सभी में क्या क्या डिफरेंस है, इनको क्या मतलब किस किस चीज़ को कैसे हम देख पाते हैं, देखिए मंडी कीमत होती क्या है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंडी कीमत की। तो मंडी कीमत एक प्रकार से क्या होती है, अल्पकालीन होती है। अल्पकालीन यानी कि कम समय के लिए होती है। किसी वस्तु की जो मंडी कीमत होती है किसी निश्चित समय पर जो कीमत प्रचलित होती है, यानी कि अल्पकाल के लिए जो कीमत प्रचलित होती है उसे मंडी कीमत कहते हैं। और उसके बाद अगर बात करें हम सामान्य कीमत की, सामान्य कीमत सामान्यतः जो है दीर्घकालीन होती है, यानी कि वस्तुओं की मांग के अनुसार उनकी पूर्ति में समन्वय के लिए पर्याप्त समय मिल जाने के बाद किसी जो वस्तु है, यानी कि कोई भी जो वस्तु है उसकी कीमत जो कीमत किसी मंडी में प्रचलित होती है पर्याप्त समय मिल जाने के पश्चात, वह वस्तु की सामान्य कीमत कहलाती है, और ये जो होती है दीर्घकालीन प्रकृति की होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की, जिसे हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि हम इसको समझ सकते हैं एमएसपी से। तो आपने सुना भी होगा एमएसपी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार जो है, भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपजों के मूल्य में तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित उपाय के रूप में ये प्रयास किया गया था। और जो कृषि उत्पादक है, कृषि उत्पादकों को एक सुरक्षा के रूप में ये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ प्रदान किया गया था। इसके अलावा भारत सरकार के जो आर्थिक मामले संबंधी जो मंत्रिमंडलीय समिति है, इसके द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो अनुशंसा है उसके आधार पर फसलों की जो बुआई होती है उस सत्र के आरंभ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, ताकि जो कृषि उत्पादक है उनको एक सुरक्षा के रूप में, एक उपाय के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मुख्य उद्देश्य हम देखें तो किसानों के हितों की रक्षा करना, यानी किसानों को बेबस होकर सस्ती कीमतों पर फसल बिक्री ना करना पड़े, इसलिए उससे बचाने के लिए। और साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे हम पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसके अलावा फूड सिक्योरिटी जिसे हम खाद्य सुरक्षा बोलते हैं। तो इससे संबंधित जो संपूर्ण जो खाद्यान्न है उसकी अधिप्राप्ति करना यहाँ मुख्य उद्देश्य था न्यूनतम समर्थन मूल्य का, गवर्नमेंट का, ठीक है। यदि किसी फसल हेतु बाजार मूल्य अत्यधिक उत्पादन होने, या फिर हम देखें बाजार में अधिकता के कारण घोषित मूल्य की तुलना में अत्यधिक कम हो जाने, तो सरकारी जो एजेंसियां होती है किसानों द्वारा प्रस्तुत खाद्यान्न की जो संपूर्ण मात्रा उसको घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेती है। इसके अलावा एमएसपी की अगर बात करें हम, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो इसकी जो संस्तुति है कृषि लागत और जो कृषि लागत एवं जो मूल्य आयोग है जिसे हम सीपी बोलते हैं, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। इसके द्वारा वर्ष में 2 बार इसकी घोषणा की जाती है, ठीक है, 2 बार इसकी घोषणा की जाती है किसकी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। एक तो की जाती है रबी की फसल में, और एक की जाती है खरीफ की फसल में। दोनों चीज़ हमको देखने को मिलेगी आगे। और किसानों के हित एवं आत्मनिर्भरता को देखते हुए सरकार ने मुख्यतः टोटल मिलाकर देखें तो 26 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की यहाँ पे घोषणा की है, ठीक है। मतलब लगभग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कितनी फसलों की जाती है, 26 फसलों पर। इसके अलावा एक मूल्य होता है वसूली खरीद मूल्य, और एक मूल्य होता है आवंटन मूल्य जिसे हम निर्गमन या इशू प्राइस बोलते हैं। तो देखिए वसूली मूल्य तब लगता है जब किसानों से, मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो जब खाद्यान्न को खरीदा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और आवंटन मूल्य तब लगता है जब प्रदान किया जाता है जो पीडीएस है, या फिर जो सार्वजनिक जो उचित मूल्य की दुकान उनके माध्यम से प्रदान किया जाता है, तब ये मूल्य लगता है। तो हम बात करते हैं वसूली खरीद मूल्य,
ठीक है, इसे बोलते हैं परचेसिंग प्राइस। और वसूली कीमत से आशय हम देख सकते हैं कि उस कीमत से होता है जिस कीमत पर सरकार उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए जो मंडी होती है, ठीक है, मंडी में जो किसान आते हैं, ठीक है, कृषक हम जिसे बोलते हैं, तो कृषकों से जो अनाज या फिर जो भी मूल्य मतलब जो वस्तु है जो खरीदी जाती है, खाद्यान्न खरीदा जाता है, उसके लिए जो मूल्य यहाँ पे निर्धारित की जाती है, सरकार के द्वारा जो मूल्य निर्धारण किया जाता है उसे बोला जाता है क्या, वसूली खरीद मूल्य। ठीक है, इसके अंतर्गत कृषक आ जाते हैं, व्यापारी आ जाते हैं, तो इनकी जो उपज होती है उससे सारी चीज़ यहाँ पर खरीदी जाती है ताकि कमज़ोर कृषकों को उचित कीमत पर न्यूनतम आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। अब जब खरीद ली जाती है कोई भी खाद्यान्न चीज़ें तो यहाँ पे आवंटित की जाती है, तो आवंटन को बोला जाता है निर्गमन या फिर इशू प्राइस बोलते हैं। तो जिस कीमत पर सरकार खाद्यान्न या फिर जो अन्य वस्तु है उपभोक्ताओं को उचित कीमत की दुकान या उचित मूल्य की दुकान में उपलब्ध कराती है उसे हम क्या बोलेंगे, आवंटन बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यह साधारणतः अगर देखें तो क्रय कीमत से कम होती है। क्रय कीमत का मतलब जब किसानों से खरीदी जाती है, तो मान लीजिए गेहूँ खरीदी गई है कितनी, 15 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पे दी जाएगी, अभी आपको पता होगा उचित मूल्य की दुकानों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम या 1 रुपये प्रति किलोग्राम हमको देखने को मिलता है गेहूँ, तो ये काफ़ी कम होती है आवंटन मूल्य। तो बोला क्या जा रहा है, वसूली जो खरीद मूल्य है वो आवंटन मूल्य से हमेशा अधिक रहता है। ठीक है, और जो कीमत होती है आवंटन मूल्य, इस कीमत से विक्रेताओं को होने वाली जो क्षति है उसकी पूर्ति सरकार द्वारा विक्रेताओं को अनुदान देकर करती है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये तो बेसिक चीज़ हमने बात की है कृषि कीमत एवं जो कीमत नीति है उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है हमको लागत अवधारणा है। लागत अवधारणा से मतलब होता है कॉस्ट, जो सिद्धांत हम बोलें या फिर हम बोल सकते हैं लागत अवधारणा। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी 1 हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना 8 बजे। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के लिए आपको ये सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स पे मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। ठीक है, एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट। तो देखिए लागत अवधारणा होती क्या है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे कि हमने देखा है एमएसपी जिसे बोलते हैं, तो इसको निर्धारित करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग घोषित किया गया था या गठित किया गया था, जिसे हम बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, CACP। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, अभी हमने देखे थे। ऐसी लागत अवधारणाएं पर निर्भर करता है ये आयोग जिसमें किसानों द्वारा लगाई गई पूंजी, अचल पूंजी पर ब्याज शामिल होता है। और इसके संबंध में हमको 2 चीज़ें देखने को मिलती है, कौन कौन सी, एक तो C2 देखने को मिलती है और एक मिलती है C3। तो C2 मतलब एक प्रकार है लागत अवधारणा का, तो C2 के अंतर्गत क्या होता है ये चीज़ आप देख लीजिए, नॉर्मल आपको एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। तो C2 क्या है, C2 लागत में वास्तविक जो मालिक द्वारा उत्पादन में वहन किए गए जो नगद है और वस्तु है, वस्तु के रूप में जो भी सभी खर्चे हैं, वास्तविक जो खर्चे होते हैं, तथा जो पट्टे से ली गई भूमि होती है उसका जो किराया दिया जाना होता है, पारिश्रमिक लगाया जाता है, उसके बाद पूंजी, परिसंपत्तियां जो है, सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। परंतु यहाँ से ज़मीन को छोड़ दिया जाए और भू राजस्व को छोड़ दिया जाए, तो ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत शामिल होती है, C2 यानी लागत अवधारणा सेकंड के अंतर्गत। ये कॉस्ट जो अवधारणा है
उसमें 2 नंबर में शामिल होती है। और C3 की अगर बात करें यानी कि दूसरा जो प्रकार है, तो C3 लागत में किसानों के प्रबंधकीय जो पारिश्रमिक है उसका हिसाब लगाने के लिए C2 लागत का 10% यहाँ पे जोड़ा जाता है। किसका? इसका 10% यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आपको पता होगा, इनको आप पहचानते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, ठीक है, भारत में। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग ने किसानों को उपज पर जो भी भारित औसत लागत है उसका न्यूनतम 50% प्रतिफल उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है किसके अंतर्गत? C3 के अंतर्गत। और केंद्र सरकार जो है गन्ना नियंत्रण संशोधन आदेश आया था, एक आदेश आया था 2009 में। उसको जारी करने से पहले गन्ने का वैधानिक जो न्यूनतम मूल्य है, जिसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, जिसे SMP बोला जाता है, उसको जारी करती थी। किंतु जो आदेश आया, आदेश के पारित होने के पश्चात अब चीनी मूल्य, चीनी जो मिलें होती हैं, जहाँ पे शक्कर मिल हम जिन्हें बोलते हैं, चीनी मिलें, उचित एवं लाभ का जो मूल्य है या फिर राज्य परामर्श मूल्य जिसे SAP बोलते हैं, उसमें से अधिक होगा, उसका भुगतान करेगी। तो ये सारी चीज़ हमको कहाँ देखने को मिलती है? C3 के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना, आपको 2 चीज़ बस याद रखना, C2 और C3 होती है लागत अवधारणाएं। और हमने बात किया CACP यानी कि जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस जो आयोग होता है, उसके अंतर्गत देखें तो ये फॉर्म कब किया गया था? 1965, 8 जनवरी 1965 को फॉर्म किया गया था, यानी बनाया गया था, स्थापित किया गया था। प्रेसाइडिंग एजेंसीज की जो मेन एजेंसी है वो हम देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये इसके जो है पेरेंट या फिर इसके अंतर्गत ये ब्रांच के रूप में देखने को मिलता है जो आयोग है। हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा एजेंसी एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मिलेगा विजय पॉल शर्मा देखने को मिलेगा, जो कि चेयरपर्सन है वर्तमान में। वेबसाइट भी आप जाकर देख सकते हैं एक बार, ठीक है। इसके अलावा हमको देखने को मिलती है कृषि साख। कृषि साख का मतलब होता है एग्रीकल्चरल क्रेडिट। अब क्रेडिट होता क्या है? क्रेडिट का मतलब होता है जिसकी सहायता से कृषि से संबंधित जो उपकरण है, जो तकनीक है, बीज है, खाद है, ये सारी चीज़ यहाँ पर खरीदा जाता है, उसे बोला जाता है कृषि साख या एग्रीकल्चरल क्रेडिट। और पिछले कुछ वर्षों में कृषि साख हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करके कृषि साख को व्यापक व्यवस्था की गई है। साथ ही अगर देखें तो हमको यहाँ पे बजट की बात कर लेते हैं। बजट 2020 और 21 की बात करते हैं। बजट 2020 और 21 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का लक्ष्य जो है 15 लाख करोड़ यहाँ पे देखने को मिलता है। इतना निर्धारित किया गया था बजट के अनुसार। बजट कौन सा? 2020 और 21। इसके बाद कृषि संबंधी जो वित्तीय आवश्यकता है उसको 3 प्रकार से हमको देखने को मिलती है, यानी 3 प्रकार से ऋणों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। एक तो अल्पावधि के ऋण होते हैं, एक मध्य अवधि के ऋण होते हैं और एक दीर्घावधि के ऋण होते हैं। तो अल्पावधि का मतलब क्या होता है? हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे 15 माह की बात कर लेते हैं। तो 15 माह से जो क्या होंगे? कम होंगे। 15 माह से जो कम होंगे, इस अवधि के जो ऋण होते हैं वो अल्पावधि ऋण कहलाते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हमको जैसे उर्वरक खरीदना है किसान को, या फिर हम बात करें बीज खरीदना है, या सिंचाई से संबंधित कोई सामग्री यहाँ पे देखने को मिलती है, मजदूरी देना है, तो ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आ जाती है? अल्प अवधि के ऋण में ये शामिल हो जाती है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो मध्य अवधि के ऋण कहलाते हैं। तो मध्य अवधि के ऋण 15 माह यहाँ थी, 15 माह से बड़े, 15 माह से लेकर 5 वर्ष, तो ये देखिए 15 से 5 वर्ष जो होंगे वो कहलाएगी क्या? मध्य अवधि। और यहाँ पे देखिए पशु या मवेशी खरीदने से संबंधित यहाँ देखे जाते हैं, कृषि के जो बड़े उपकरण हैं उनको खरीदने से संबंधित आदि चीज़ें देखने को मिलती है। तो इनका आकार अल्पावधि ऋणों से बड़ा होता है, तो हमको देखने को वैसे भी मिल रहा है। उसके बाद दीर्घ अवधि के ऋण किस प्रकार के होते हैं? तो किसानों को अतिरिक्त भूमि खरीदने, जैसे यहाँ पे बात करें हम तो भूमि खरीदने से संबंधित अगर आपको ऋण की जरूरत है, मृदा में सुधार करने से संबंधित अगर ऋण की जरूरत है, तो इस प्रकार के जो ऋण है दीर्घ अवधि के ऋण कहलाते हैं और इनकी अवधि 5 वर्ष से अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 3 प्रकार के ऋण हमने देखे, ठीक है, जिसके द्वारा कृषि की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। अल्पावधि के, मध्य अवधि के और दीर्घ अवधि के, तीनों की चीज़ें आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर बात करें तो ऋण किस किस स्रोत से प्रदान किए जाते हैं, तो ऋण के जो स्रोत होते हैं वो 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो संस्थागत ऋण होते हैं और एक गैर संस्थागत। तो संस्थागत का मतलब क्या होता है? जैसे कोई इंपॉर्टेंट मतलब कोई इंस्टीट्यूशनल जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि सहकारी समितियाँ हो गई, ठीक है, सहकारी समिति को हम क्या बोलेंगे? संस्थागत ऋण का स्रोत बोलेंगे, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कुछ व्यावसायिक बैंक हो गए, उसके बाद क्षेत्रीय बैंक भी हो सकता है, और गवर्नमेंट के द्वारा भी बजट में ये पारित किया जाता है या फिर अन्य चीज़ों से हमको देखने को मिलता है।
तो ये चार जो प्रकार है वो हमको संस्थागत ऋण के स्रोत के रूप में देखने को मिलते हैं। और पिछले वर्षों में देखें तो पिछले वर्षों से कृषि के संस्थागत ऋणों के प्रभाव में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलती है। वर्तमान में कृषकों को लगभग 65% ऋण संस्थागत ऋण स्रोतों से ही प्राप्त होता है। पर गैर संस्थागत की बात करें तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत जैसे सेठ है, महाजन है, ये इस प्रकार के जो लोग हैं वो वहाँ देखने को मिलते हैं। कोई सगे संबंधी या रिश्तेदार से यहाँ पे लोन या फिर उधारी ले लिए ब्याज पे, व्यापारी से हमने उधार ले लिए, जमींदार से ले लिए, या फिर अन्य जो इस प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं वो कहलाते हैं गैर संस्थागत ऋण के स्रोत। तो हमको देखिए यहाँ पे जो ऋण है मतलब 3 प्रकार के देखने को मिले, अल्पावधि, मध्य अवधि और दीर्घ अवधि। और उसके बाद ऋण के जो स्रोत है वो हमको देखने को मिले संस्थागत और गैर संस्थागत। तो ये 2 चीज़ें आपको देखने को मिली यहाँ पे। अब बात करते हैं कृषि साख से संबंधित कुछ संस्थाएं होती हैं। जैसे संस्थागत ऋण के अंतर्गत हमने क्या देखे, व्यावसायिक बैंक, सहकारी संस्थाएं, क्षेत्रीय बैंक, गवर्नमेंट। तो इसी के अंतर्गत हमको सबसे बड़ी जो शाखा देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं नाबार्ड। ठीक है, और नाबार्ड की अगर बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, देखिए इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखिए आप, NABARD, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये है फुल फॉर्म नाबार्ड का। इसकी स्थापना की बात करें तो यहाँ पे 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और एक समिति थी जिसका नाम था शिव रामन सिंह समिति, इनकी अध्यक्षता में इनकी समिति जो बनी थी, इसकी संस्तुति के आधार पर ये इसकी स्थापना की गई थी। और यह देश का जो नाबार्ड है वो देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सबसे टॉप लेवल की बॉडी हम इसको बोल सकते हैं। लोगो भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार का लोगो यहाँ देखने को मिलता है। और मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलता है इसका? मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। नाबार्ड जो है ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्ष यानी टॉप लेवल की एक संस्था मानी जाती है। अनेक प्रकार की वित्तीय संस्थाएं जैसे कि राज्य भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि को जो है पुनर्वित्त सुविधाएं भी प्रदान करती है। मतलब इसके नीचे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आती है जिनको ये वित्त प्रदान करने का काम भी करती है, जो पुनः ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गई टॉप लेवल की बॉडी नाबार्ड, जो कि कृषि मतलब ग्रामीण विकास और कृषि से संबंधित यहाँ पे जो है सहायता उपलब्ध कराने के लिए होती है। उसके बाद दूसरी जो होती है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक क्या होता है? जिसे लैंड डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है, LDB। और ये किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता प्रदान करने के लिए या दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता की जो पूर्ति है उसके लिए भूमि विकास बैंक की स्थापना यहाँ पे की गई है। और यह बैंक किसानों को भूमि खरीदने से संबंधित, यानी कि यहाँ पे हम देखें तो हमको जो है जैसे किसान को भूमि खरीदना है या भूमि पर स्थायी सुधार करना है या पुराने जो ऋण है उनका भुगतान करना है, तो इन सभी से रिलेटेड यहाँ पे भूमि विकास बैंक हेल्प करता है किसानों की। इसके अलावा इसकी जो स्थापना है 1929 में चेन्नई में की गई थी, यानी कि आज़ादी के पहले। फिर बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये भी कृषि से संबंधित है, जिसे हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। और वर्ष 1975 में इसकी जो है जो ग्रामीण बैंक है उसके संबंध में नियुक्त कार्यदल की संस्तुति में 1975 में इसकी स्थापना की गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। ठीक है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि के लिए साख उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। अब इन बैंकों के द्वारा अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। तो हमने 3 संस्था देखे, एक तो नाबार्ड देखे जिसका लोगो आप ये देख सकते हैं, उसके बाद भूमि विकास बैंक देखे, ये लोगो आप देख सकते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखे तो इसका लोगो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 3 हमने देखे कृषि से संबंधित यहाँ पे। अब कुछ अनुसंधान से संबंधित यहाँ पे शाखाएं देखने को मिलती है। अनुसंधान का मतलब क्या होता है? रिसर्च से संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ संस्थाएं देखने को मिलती है जिसे हम कृषि प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थाएं बोलते हैं। तो देखिए पहला तो है कपाट। कपाट का फुल फॉर्म क्या होगा? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो देखिए फिर से देखिए, काउंसिल, सी से काउंसिल आएगा, ए से क्या आएगा? एडवांसमेंट आएगा, यानी काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ, पी से आ जाएगा पीपल, उसके बाद एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो ये कंप्लीट रूप से कपाट है। और इसको बोला जाता है लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, जिसे हम शॉर्ट में कपाट बोलते हैं। ठीक है, स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य हम देखें तो ग्राम की समृद्धि करना है। समृद्धि के लिए जो परियोजनाएं होती है उनको क्रियान्वयन में लाना है। निजी क्षेत्र के जो स्वैच्छिक भागीदार है उसको प्रोत्साहन देना है और उनमें उनकी सहायता करना है। हेडक्वार्टर आपको देखने मिलेगा नई दिल्ली में। और इसके अंतर्गत कुछ 9 भी प्रादेशिक समितियां होती है, जो समिति जो केंद्र स्थापित होती है, जो कि जयपुर में देखने को मिलेगी, राजस्थान में लखनऊ में देखने को मिलेगी, अहमदाबाद में देखने को मिलेगी, भुवनेश्वर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा पटना में देख सकते हैं हम, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, गुवाहाटी और धारवाड़, ये सभी जगह आपको 9 जो प्रादेशिक समितियां है वो देखने को मिलती है जो केंद्र के द्वारा स्थापित की जाती है। तो ये तो बात करें हमने कपाट की।
इसके बाद हम देख लेते हैं, देखिए इससे संबंधित एक और चीज़ हमको देखने मिलती है, जैसे प्रादेशिक जो समितियां होती है, जो कि हमने 9 देखे हैं, उनको अपने अपने प्रदेशों में स्वयंसेवी संस्थाओं की जो है 20 लाख रुपए तक की परिव्यय वाली परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखें तो कृषि तकनीक और प्रबंधन जो एजेंसी होती है, वो भी क्या है, कृषि प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान से संबंधित संस्था के रूप में देखा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 6 नवंबर 2005 को हुई थी, जो कि किसानों तक नई तकनीक और आवश्यक जानकारी जो भी कृषि से संबंधित होती है, आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसानों एवं ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक की जो प्रशासनिक इकाइयाँ है, कृषि विज्ञान केंद्र है और गैर सरकारी संगठन है, उनको एक साथ समन्वित करके एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसे हम शॉर्ट में बोले तो ATMA बोलते हैं, ATMA का गठन करने के लिए निर्णय लिया गया। और इस योजना का जो कुल खर्च था वो हम देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, जैसे एक होता है केंद्र होता है यानी सेंटर होता है, और एक होता है स्टेट यानी कि राज्य होता है। तो केंद्र को परसेंटेज जाएगा, यानी कि केंद्र 90% हिस्से का वहन करेगी और 10% हिस्से का वहन कौन करेगा, राज्य करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई और इस योजना के माध्यम से कृषि विस्तार व्यवस्था के अंतर्गत सुधारों को लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है कृषि विकास दर को मतलब जो है 4% तक ले जाना है। तो ये हमने बेसिक तौर पर कुछ चीज़ें यहाँ पे देखें। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ चीज़ हमको देखने को मिलती है जो कि कृषि से संबंधित है, जैसे कि अगर बात करें ICAR, आपने सुना भी होगा ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे ICAR। हिंदी में बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं, जैसे इसकी स्थापना देख लेते हैं, 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है एक प्रकार की स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखें तो कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन करना, ताकि अच्छे से कृषि का विकास किया जा सके, उनके विषय में लोगों को प्रशिक्षण देना। इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और यह परिषद प्रत्यक्ष तौर पर कृषि क्षेत्र में अनुसंधान या जो संसाधन होते हैं उसके संरक्षण और प्रबंधन, फसलों, पशुओं और मछली एवं संबंधित क्षेत्र आदि से संबंधित जो समस्याएं होती है उनको दूर करने के लिए पारंपरिक व सीमांत क्षेत्रों में अनुसंधान की गतिविधियों को शामिल करती है। कौन सी, ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसमें हमको सामान्य निकाय देखने को मिलता है, यानी सर्वोच्च प्राधिकरण देखने को मिलता है, और एक शासित निकाय यानी मुख्य कार्यकारिणी देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत हमको देश भर में 49 संस्थान देखने को मिल सकते हैं, जो 4 राष्ट्रीय संस्थान, 6 राष्ट्रीय ब्यूरो, 17 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, 25 परियोजना निदेशालय, 78 अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान पर जो परियोजना है और नेटवर्क परियोजनाएं हमको देखने को मिलती हैं। यानी टोटल मिलाकर 49 यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है हमको, जो क्षेत्रीय है यानी कि जो अन्य जो संस्थान है वो देखने को मिलते हैं विश्वविद्यालय स्तर के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखें क्या, ICAR के बारे में देखे हैं। और इसके अलावा हम देखें तो 2017 की बात करें, यहाँ पे 2017, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, जो परिषद है यहाँ पे, और ये क्या है, संस्थान है। तो संस्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए संस्थान कब बना था, झारखंड के अंतर्गत 18 जनवरी 2017 को ये जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यहाँ पे इसका जो है स्थापना की मंजूरी दी गई थी। और यहाँ देखें तो इसकी स्थापना झारखंड के हजारीबाग जिले के एक जगह में हम देख सकते हैं इसकी स्थापना हुई, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका जो है संपूर्ण खर्चे को वहन करेगी। इसी के साथ में अगर देखें तो यहाँ हमको 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री ने असम में भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है उसकी एक अन्य शाखा का भी शिलान्यास किया। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हमने देखें बेसिक तौर पर क्या क्या चीज़ें जो एक मतलब कृषि से संबंधित जो भी सुधार था उससे संबंधित विभिन्न संस्थान देखें। इसके बाद कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि कृषि यंत्रीकरण होता है, एक होता है कृषि ऋण होता है, उसके बाद एक होता है स्वयं सहायता समूह। तो ये सारी चीज़ हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें यहाँ पे इसके बाद देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि कृषि यंत्रीकरण। कृषि यंत्रीकरण का मतलब होता क्या है, कृषि विकास में नवीन जो टेक्नोलॉजी है उनके प्रवेश के साथ ही कृषि यंत्रीकरण में कार्य में तेजी आई, यानी कि नवीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करना, कृषि के कार्य में तेजी जो है वो कहलाती है यहाँ पे कृषि यंत्रीकरण। और भारत में इसे हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, 2 प्रकार से कैसे, एक तो परंपरागत होता है, परंपरागत मतलब पुराने जो यंत्र है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुराने जो परंपरा है उसके अनुसार यहाँ पे खेती करना, और दूसरी होती है नई, यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक जो व्यवस्था है उसके अनुसार चलना। तो परंपरागत में हमको देख सकते हैं पशु चालित जो कृषि उपकरण थे, तो यहाँ हम देखें
डीजल वाले जो है पवन ऊर्जा वाले, सौर ऊर्जा वाले उपकरण चलने लगे या इनका प्रयोग होने लगा। और दूसरे लेवल पर अगर देखें तो विभिन्न कृषि, जलवायु तथा सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में जो पशु है, पशु के महत्व एवं उनकी अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए पशु चालित उपकरणों का उन्नयन एवं प्रतिस्थापन किया गया, इनकी यानी कि उसके स्थान पर नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे रिप्लेस किया गया। और कृषि यंत्रीकरण में सबसे अधिक प्रगति ट्रैक्टर एवं पावर जो ट्रेलर है उसके क्षेत्र में दिखाई देती है। तो प्रतिवर्ष हम देखें तो 5 लाख से अधिक ट्रैक्टर उत्पादन के साथ जो है भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है कृषि यंत्रीकरण की अगर बात करें यहाँ पे। इसके बाद होता है कृषि ऋण का प्रभाव। कृषि ऋण प्रभाव मतलब जो वित्तीय वर्ष हम देख सकते हैं 2020 और 2021। 2020-21 में कृषि क्षेत्र को 15 लाख करोड़ रुपए जो ऋण है उपलब्ध कराने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। यहाँ पे मतलब इसमें जो है 15 करोड़ ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा। फिर बात करें 2015-16 के दौरान तो हम देखें कृषि को दिए गए ऋण में सबसे बड़ा अंश वाणिज्यिक बैंकों का था, जो हमने मतलब हम अभी बाद में देखने वाले वाणिज्यिक बैंकों के बारे में। जो कुल उपलब्ध कराए गए संस्थागत ऋणों का कितना भाग था? 59% लगभग यहाँ हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी में से जो सहकारी बैंक है उसका अंश 26% था और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 13% था। तो इस प्रकार हमको ये चीज़ देखने को मिलती है कृषि ऋण का प्रभाव। सरकार द्वारा किसानों को 2006 और 2007 की अगर बात करें, 2006-07 की बात करें तो रियायती ब्याज दरों पर फसल ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं 2007 से, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। फिर हम देख सकते हैं स्वयं सहायता समूह देखने को मिलता है। तो स्वयं सहायता समूह की अगर बात करें तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पीछे पढ़ चुके हैं पॉलिटी के अंतर्गत। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या योगदान होता है यहाँ पे। तो स्वयं सहायता समूह एक अनौपचारिक जो समूह है वो हम बोल सकते हैं अनौपचारिक समूह इसको बोला जाता है स्वयं सहायता समूह को, और जिसके सभी सदस्य स्वेच्छा से किसी जो है अपनी इच्छा से किसी कुछ सम्मिलित रूप से जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति के लिए एक साथ आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और स्वयं सहायता समूह का एक प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? आर्थिक स्वावलंबन होता है, यानी कि किसी से अन्य से सहायता नहीं लेके ग्रुप रहता है, ग्रुप के द्वारा ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपस में यहाँ पे आर्थिक रूप से मजबूत हो जाया जाता है, ठीक है। तो उसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। और इसी के माध्यम से जीवन स्तर में भी सुधार किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमको 10 से 20 व्यक्ति यहाँ पे देखने को मिलते हैं और आपस में एक समूह बना लेते हैं। छोटी छोटी जो ज़रूरत होती है, छोटी छोटी बचत के माध्यम से उनको पूरा कर लिया जाता है। सूक्ष्म वित्त का जो महत्वपूर्ण साधन हम इसको बोल सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को। वर्ष 1992 में प्रारंभ किया गया था एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, हम देख सकते हैं। वर्तमान में यह कार्यक्रम गरीबों के लिए बैंकिंग के एक मुख्य कार्यक्रम के रूप में अपने लक्ष्य या अपनी क्षमता को सिद्ध कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से देखें तो सीमांत किसान इसके अंतर्गत आ जाते हैं, भूमिहीन किसान, इसके अलावा भूमिहीन किसान तो नहीं, भूमिहीन श्रमिक होते हैं, शिल्पकार होते हैं, हस्तशिल्प होते हैं, घरेलू महिलाएं होती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में फेरी वाले होते हैं, बिक्री वाले होते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब इसी के अंतर्गत देखें तो हमको जो है स्वयं सहायता समूह के भी विभिन्न प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं, जैसे बैंकों को समय पर ऋणों की अदायगी देखने को मिलती है। गरीबों और बैंक जो है दोनों की जो है लेन देन की लागतों में कमी, गरीब को उनके द्वार पर बचत और ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अब तक जो अछूती रही व्यावसायिक क्षमता है उसका भी दोहन यहाँ पे करने को मिल जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जो स्वयं सहायता समूह है उसमें हमको जो 498 है, 498 बैंक इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें 50 वाणिज्यिक बैंक यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ग्रामीण बैंक और 352 सहकारी बैंक यहाँ देख सकते हैं। तो सक्रिय रूप से ये भाग ले रहे हैं यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे जाने। इसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए हमको और चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली हैं। तो ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे मुख्य रूप से देखें कृषि कीमत और कीमत नीति, जिसके अंतर्गत हमने मंडी कीमत, सामान्य कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य देखे। इसके अलावा वसूली कीमत और आवंटन कीमत, ये सभी मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में जाने। फिर हम देख सकते हैं, देखिए लागत अवधारणा जो 2 प्रकार की होती है, C2 और C3, और इसको निर्धारित करने का काम करते हैं CACP, जिसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस बोलते हैं, ठीक है। कृषि साख देखें, यानी कि ऋण बात करें क्रेडिट की, तो 3 प्रकार के ऋण होते हैं, अल्पावधि, मध्य अवधि और दीर्घ अवधि। उनको प्रदान करने के लिए क्या क्या स्रोत होते हैं? संस्थागत होता है और गैर संस्थागत। संस्थागत में हमने देखें नाबार्ड के बारे में बात करें, भूमि विकास बैंक के बारे में बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बात करें। इसके बाद हमने कृषि में जो टेक्नोलॉजी है और उसके अनुसंधान से संबंधित जो संस्था है, जैसे कापाट है, कृषि तकनीक प्रबंधन एजेंसी। साथ में हमने देखें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICR बोलते हैं, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें। फिर हमने कृषि का यंत्रीकरण देखें, कृषि ऋण प्रवाह और स्वयं सहायता समूह के बारे में जाने।
तो देखिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अगर किसी प्रकार की डाउट है, कोई दिक्कत है आपको, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, साथ में डिस्कशन जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका जो है आंसर तुरंत दिया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आपको उत्तर लेखन का एक ग्रुप मिलता है, जहाँ पे आप अपना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को एक मजबूत लेवल प्रदान कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फुल प्लान्स जो कि शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे, और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे, और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा, और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं: एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक, रोजाना 8 बजे 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है, और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे, इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे, और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स में मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। ठीक है, एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए, और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं, और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट।